नमस्कार, आप सभी का जीएस विद स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आपको यहाँ पर जीएस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब की जीएस पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले यह सीरीज राजनीति शास्त्र से प्रारंभ करी जाती है। इसमें पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका अध्ययन दो तरीके से किया जाता है। पहला है कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक चला था। उसके अंदर हम अलग अलग एक्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, 1786 का, 1793 का, 1813, 33, 53, इन सब एक्ट्स का हम अध्ययन करेंगे कंपनी के शासन के अंदर। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 1858 से पहले 1857 की क्रांति होती है, तो संपूर्ण शासन इंग्लैंड में सम्राट के या किंग के अधीन चला जाता है। तो वहाँ के बाद जो संवैधानिक विकास हुआ और उसके संदर्भ में जो अधिनियम लाए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उनका अध्ययन करेंगे। उसमें ये प्रमुख अधिनियम है 1858 का, 61 का, 92 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का और 1947 का। आइए हम सबसे पहले पहला एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि क्यों लाया गया था इसे रेगुलेटिंग एक्ट को, ये पहले जान लेते हैं। हो क्या रहा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो उनको भारत के व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन जब वो भारत में आई तो धीरे धीरे बैंक करप्ट होने लगी। क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, मतलब कंपनी के कर्मचारी तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। ऐसे में 1770 या फिर 71 के आसपास उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा, ऋण मांगा उन्होंने। तो ब्रिटिश सरकार ने उसी ऋण के आधार पर ये एक्ट तैयार किया था। हालांकि उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, फिर उन कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये एक्ट तैयार किया गया था। कुछ पृष्ठभूमि, कुछ पॉइंट और है, उन्हें देख लेते हैं। कंपनी के कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, ये हम समझ ही लिए। कंपनी का घाटे में जाना, क्योंकि भ्रष्टाचार था, कंपनी घाटे में जा ही रही थी। कंपनी के कर्मचारियों की बंगाल, बम्बई, मद्रास इत्यादि क्षेत्रों में खुली लूट के कारण ब्रिटिश सरकार बदनाम हो रही थी तथा इसका कोई भी फायदा ब्रिटिश सरकार को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई, कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी है और वो ब्रिटिश सरकार के नाम से भारत में आई है, तो कंपनी की बदनामी नहीं होगी अगर कंपनी के तहत जो शासन चलाया जाएगा, क्योंकि कंपनी के अधिकारी तो लूट रहे हैं भारत को, और ऐसे में बदनामी ब्रिटिश सरकार की हो रही है। तो इस वजह से भी उन्होंने इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी थी। फिर अगला पॉइंट है कंपनी का राजनीतिक शक्ति बन जाना। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हमने आपको भेजा था भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन आप क्या वहाँ पर राजनीति में शामिल हो गए, तो ये भी एक कारण था। 1769-70 का भयंकर अकाल पड़ा था उस समय, तो बंगाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो ये भी एक कारण था। और निजी व्यापार का बढ़ना, मतलब कंपनी के कर्मचारी अपना प्राइवेट व्यापार करने लगे थे। कंपनी के व्यापार को वरीयता ना देकर वो अपने प्राइवेट व्यापार को वरीयता दे रहे थे, खुद व्यापार करते थे। और आपको पता हो तो कि बिना बिना राजस्व दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे, बिना चुंगी दिए कंपनी ही कर सकती थी, और इसका फायदा कंपनी के कर्मचारी उठा रहे थे, तो खुद कंपनी नहीं उठा पा रही थी। और 1 लाख पाउंड कंपनी ने ऋण मांगा था, तो ये भी एक कारण था। तो ये सब इसकी पृष्ठभूमि थी, ये प्रावधान नहीं है। इनसे क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन आता है आगे से। इससे पहले हम कंपनी की संरचना को समझ लेते हैं एक दफ़े। कोई भी कंपनी हो तो उसकी संरचना क्या होती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है ना, तो उसमें उसकी वो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। उसके शेयर्स को कोई ना कोई खरीदेगा, तो उनको कहते हैं ऑल शेयर होल्डर्स। इन्हीं शेयर होल्डर्स में एक निश्चित कीमत, निश्चित संख्या से अधिक शेयर हों, उनको कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये तय करा जाता है, जैसे मान लीजिए 500 शेयर हैं, तो 500 शेयर से अधिक अधिक शेयर है तो उनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर रख लेंगे। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। फिर एक टर्म होती है सीओडी। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपने में से कुछ व्यक्तियों को
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुन लेते हैं। तो ये कंपनी को चलाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD। इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती है इनकी संख्या, 24 हो, 25 हो, 30 कम ही हो रहती है इनकी। अब हम पढ़ेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान। अब चूंकि भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो दो तरीके से उन्होंने सुधार करा, एक तो ब्रिटेन में और एक भारत में। क्योंकि जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिटेन में है, तो वहाँ भी सुधार करना है। और कंपनी और काम कहाँ कर रही है, भारत में, तो यहाँ पर भी सुधार करना है। तो सबसे पहले उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सुधार किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ थी, ब्रिटेन में ये संस्था थी। तो इसमें डायरेक्टर्स की संख्या कितनी है, 24 है। कार्यकाल पहले एक साल हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया। और 1/4 प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने प्रावधान कर दिया इसमें। अगला प्रावधान किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। हो क्या रहा था कि जो जैसे भारत है, तो भारत में उस समय 3 प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आ गई थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। ये अलग अलग काम कर रही थी, तीनों में गवर्नर जनरल थे, तीनों स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी। तो ऐसे में तीनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और इन दोनों के ऊपर कर दिया उसे। अब चूंकि उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर, तो इस वजह से इनकी सहायता के लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय काउंसिल भी बनाई गई, और जिसमें निर्णय होता था बहुमत के आधार पर, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। अब चूंकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये ही बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे 4। अब 4 सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें एक बार क्वेश्चन फ्रांसिस पर आ चुका है कि ऐसे करके क्वेश्चन आया था कि जो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका घोर विरोधी कौन था, तो ये फ्रांसिस था। बाकी 4 सदस्य, इनको भी देख लेना। एक बहुमत के आधार पर डिसीजन होता था, तो कई बार इनमें विवाद उत्पन्न होता था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ये समझ में आया, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में, और इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे एलिजा एम्फे। अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लेमेंस्टर। इसे आप याद कर सकते हैं, HCL से। ये अन्य न्यायाधीश थे, इन पर भी क्वेश्चन आता है और इस पर तो आता ही है, तो इम्पोर्टेंट है ये। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत इत्यादि लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब क्योंकि भ्रष्टाचारी मैन था, तो ये एक प्रोविजंस किया गया था। अगला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना बाध्यकारी कर दिया गया। जैसे कि ये भारत है और ये इंग्लैंड है। यहाँ से कोई पत्र मान लीजिए इंग्लैंड जा रहा है कंपनी का, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, क्योंकि वही कंपनी को चला रहे हैं। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कह दिया कि कोई भी पत्र आ रहा है किससे संबंधित, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों से संबंधित, तो आपको संसद को भेजना होगा। तो ये बाध्यकारी बना दिया था। अब इसकी कुछ कमियां थी, उन कमियों को देख लेते हैं। पहली कमी थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के मध्य विवाद। अब ये कैसे उत्पन्न होगा, ये ऐसे उत्पन्न हुआ कि इसमें जो इन्होंने प्रावधान किया था, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल बनाई थी, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास भी बंगाल वाले गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो निर्णय होता था वो बहुमत के आधार पर होता था। और कई बार क्या था कि जैसे कि यहाँ पर 1+4 होते थे मेंबर, तो टोटल 5 है, तो बहुमत 3 का हुआ, तो 3 समर्थन में होंगे तो ही बिल पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे में यदि 3 सदस्य चालें कि गवर्नर जनरल की नहीं चलने देनी है, तो फिर काहे का गवर्नर जनरल। तो ऐसे में कई बार गवर्नर जनरल का उसकी काउंसिल से ही विवाद हो जाता था। अब बताया था फ्रांसिस उसका घोर विरोधी था, तो ऐसे करके
एक था, दूसरा विवाद हुआ था कि एक तरफ तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल आ जाए और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बताया ही नहीं कहाँ से कहाँ तक है, और गवर्नर जनरल का भी नहीं बता की काउंसिल का नहीं बताया, तो आपस में क्षेत्राधिकार का विवाद इनमें हो जाता था। पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली थी इसी एक्ट के माध्यम से। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता 1773 के बारे में। बाकी आपको जो पढ़ना है पढ़ते रहो, जीवन निकल जाएगा, बाकी जीवन तो चल ही रहा है। आगे चलते हैं हम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये छोटा एक्ट है, उतना बड़ा है नहीं। ये बेसिकली जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था 1781 का। देखो, गवर्नर उद्देश्य उद्देश्य है इसका, गवर्नर जनरल की परिषद व सुप्रीम कोर्ट के मध्य के विवाद को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। और इसमें प्रावधान क्या थे, कैसे विवाद कम हुआ, देखिए। गवर्नर जनरल की परिषद के शासकीय कार्य, शासकीय कार्य का मतलब होता है कि जो एक तो होता है निजी कार्य, जैसे कि आपके खुद निजी कार्य होंगे, जैसे आपको अपने घर के कार्य करने हैं, और आप एक जब सरकारी जॉब में लग जाते हो तो आपके कुछ सरकारी कार्य होते हैं, इसलिए शासकीय कार्य कहते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। देख लो ना, विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। दूसरा था, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण करवाने से छूट हो गई। पहले क्या था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो भी नियम बनाएगी वो सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होने आवश्यक थे, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से छूट दे दी गई। आगे शक्ति पृथक्करण की दिशा में उठाया गया प्रथम कदम था। देख ही रहे हो आप कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की कोशिश करी जा रही है। अगला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।